हेलो दोस्तों, द हिंदी स्टोरी बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। आज लेकर आई हूँ हिंदी की कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की क्लासिक कहानी पूस की रात। ये कहानी है हल्कू, मुन्नी और जबरा की। हल्कू एक गरीब किसान है, मुन्नी उसकी पत्नी और जबरा उसका वफादार कुत्ता। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। हार यानी कि खेत। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हाड़ में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था क्योंकि उसका नाम था हल्कू, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ततेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल। ना जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने का नाम नहीं लेती। मैं कहती हूँ क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो और उस पर धौंस और सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी के दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के एक खटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया है। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, मानो वह भी समझ गया था अपने स्वामी का इशारा, कि
मेरी कूकू से जो है स्वामी को नींद नहीं आने वाली। अब वो भी जमाई लेते हुए सोने की कोशिश करने लगा। और हल्कू ने कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ भी ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। चलो उठूं, एक चिल्लम तो भरूं, किसी तरह यह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घड़बड़ा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। यहाँ पर हल्कू अमीर लोगों की बात कर रहा है कि उनकी तकदीर इतनी अच्छी है कि कंबल और मोटे मोटे गद्दों में रहते हैं, उन्हें तो ठंड का कुछ भी पता नहीं। और हल्कू को देखो, एक कंबल तक नहीं है उसके पास। यहाँ पे एक गरीब किसान की दयनीयता को दिखाया गया है। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपने मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की तो सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हाड़ में चारों तरफ दौड़ता और भौंकता। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत फिर से दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर
कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता बेटा जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, तब आके सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को तो कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे वह चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में जमा ली। दोनों पांव ऐसे फैला दिए मानो वह ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जब्बरा से कहा, क्यों भाई जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने भी कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने भी पूंछ हिलाई। अच्छा चलो आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहना देना, लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ हल्कू उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर कोई बात नहीं। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा को झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती उसे आलस से दबा लेता। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर्र चर्र सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा तो नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इसे जाड़े पाले में खेत से जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहन जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी।
पर ये दुष्ट जानवर सब सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ अकर्मण्यता से रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ा रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन परत वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब हल्कू की नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ियाँ डालने से आखिर क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, मैं नहीं जानता। फिर दोनों खेत के डांडे पर आए, यानी कि खेत के किनारे। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा हुआ है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत बेहतरीन कहानियाँ लाती रहूँगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।